वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 3 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलो भाई करते हैं शुरू। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल एज फ्यूल्स। तो सीएनजी और एलपीजी की क्या क्या एडवांटेज होती हैं वो बतानी हमने। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसको हम एक हेल्प बुक की हेल्प से करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि कितना लिखना है आपने एग्ज़ाम में और किस तरीके से लिखना है। ठीक है, वैसे आप इसको अगर आपने चैप्टर से करना है, एनसीईआरटी से करना है, तो वो बेस्ट है। आप थोड़ा सा देख लेना कि कितने नंबर का पूछ रखा है, और उस एनसीईआरटी से करोगे तो वो बेस्ट ही होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी भी हेल्प बुक से आप कर रहे हो। इससे मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हो जाएगी भाई क्या लिखना है, कितना कुछ लिखना है। ठीक है, तो इसमें है भाई सबसे पहले एडवांटेज ऑफ एलपीजी। सबसे पहले एलपीजी की एडवांटेज बताते हैं। एलपीजी इज कंसिडर टू बी बेटर फ्यूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एलपीजी को एक बेटर फ्यूल क्यों माना जाता है, उसके कुछ रीजन है। देखो, एलपीजी हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज अबाउट 50 किलो जूल पर ग्राम। अब सबसे पहले ये देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय मास। मतलब किसी फ्यूल को कितना जलाया गया और उसने कितनी हीट को प्रोड्यूस किया, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, अगर कोई कम अमाउंट में मान लो आपने फ्यूल लिया और उसने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर दी, तो वो तो बहुत अच्छा फ्यूल है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसमें कितनी हीट प्रोड्यूस की उस फ्यूल ने और कितना हमने वो लिया था बाय में मास करके, उसको हम निकाल सकते हैं भाई उस फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो इसकी एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू है वो 50 किलो जूल पर ग्राम है। दिस मीन्स दैट व्हेन 1 ग्राम ऑफ एलपीजी बर्न्स इन ए गैस स्टोव इट प्रोड्यूस अबाउट 50 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जब हम 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 50 किलो जूल। समझ में आ गया, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। इतनी हीट एनर्जी जो है एलपीजी प्रोड्यूस करती है 1 ग्राम के, जब हम इसको 1 ग्राम बर्न करते हैं, तो ये तो अच्छी है ना। और भाई 1 ग्राम के जलने पे 50 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये तो बेस्ट फ्यूल है। इट बर्न्स विद ए स्मोकलेस फ्लेम एंड सो डज नॉट कॉज पोल्यूशन। इसमें कोई भी स्मोक नहीं निकलती, कोई भी धुआं नहीं निकलता इसकी फ्लेम से, तो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता ये। और वही ईंधन जो है बेस्ट है, फ्यूल बेस्ट है जो पोल्यूशन नहीं करता हमारे एनवायरनमेंट में। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग। जब ये बर्न करता है तो कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं होती, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी जो है पोल्यूट नहीं होता है। इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, और ये क्या है, बिल्कुल कंप्लीट कंबशन होता है। बिल्कुल पूरा ये फ्यूल जो है बर्न कर जाता है, कुछ भी इसमें लेफ्ट आउट नहीं रहता। उससे भी ये भी बहुत अच्छी बात है, तो एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा। इट अंडरगोज, ये हो गया। एलपीजी इज़ ए वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल। तो ये क्या है, एक बहुत ही साफ सुथरा ईंधन है हमारे लिए, घरेलू उपयोग के लिए जो कि यूज़ होता है। तो इसकी एडवांटेज थी ये। 6 पॉइंट हमने कर लिए। आप कोशिश करना 6 के 6 करो, अदरवाइज 5 भी करोगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको अच्छे खासे। अब है सीएनजी की। इट डज नॉट कोज एयर पोल्यूशन। सीएनजी की सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि ये एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, और आजकल हम इसको इसीलिए यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की के कंपैरिजन में, मतलब उनको हम हटा रहे हैं और सीएनजी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड सरफेसिंग के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है, बिटुमन। और पहले क्या होता था, जब हमने चैप्टर रीड किया आपको पता होगा, तो कोल तार। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। क्या होता है, कोल कैसे बनता है, ये हमने अच्छे से पढ़ा था। आप एनसीईआरटी का सेम लिख सकते हो बिल्कुल, इसके कंपैरिजन में वो बहुत ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या क्या था। देखो, कोल फॉर्मेशन कैसे होती है भाई, डेड वेजिटेशन से होती है। और पेट्रोलियम कैसे बनता था, जो सी के अंदर ऑर्गेनिज्म है उन जब वो डेड हो जाते हैं तब बनता है।
Coal is believed to be formed from fossils which got buried inside earth during earthquake, volcanic eruption, etc. कोल कैसे बनता है, ये सब माना जाता है कि जो जितने भी वेजिटेशन है वो बरीड होगी बहुत पहले, किसके कारण, कुछ वोल्केनिक ज्वालामुखी फट गई हो, भूकंप आ गया हो, लैंडस्लाइड होगी हो, या कुछ और भी नेचुरल प्रोसेस हो गए हों, उनके कारण वो वेजिटेशन नीचे बरीड होगी इनसाइड द अर्थ, विच अकर्ड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। और ये कब हुआ होगा, जो अब हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं वो 300 मिलियन साल पहले हुआ होगा, ठीक है। उसका पेट्रोलियम जो कोल है, सॉरी मैंने पेट्रोलियम बोल दिया, जो कोल है वो यूज़ कर रहे हैं हम, वो 300 साल मिलियन साल बने लगे हैं उसको बनने में। दीज फोसिल्स वर कवर्ड विद सैंड, और वो किससे कवर्ड हो गए थे, हमने वहाँ भी पढ़ा था, सैंड से, क्ले से, वाटर से, और भी बहुत सारी चीज़ों से। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, नीचे एयर नहीं है, नहीं पहुंची वहाँ इतनी, जब वो नीचे बरीड हो गए तो अंडर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता गया, नीचे हैवी टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से अर्थ के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो गए भाई, कोल के अंदर। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन की भी डेफिनेशन है यहाँ पे, दिस process of conversion of plant and animals buried inside the earth under high temperature and pressure is called carbonization। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ के अंदर दब गए थे वो जो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये कितने थाउजेंड ऑफ ईयर्स इसको बनने में लगते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है एनसीईआरटी से करते हैं। अब इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमने। तो सबसे पहले है फोसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश एंड डैश। क्या है फोसिल फ्यूल्स, क्या है भाई, कोल, दूसरा क्या था, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। अब है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम में जितने और भी बहुत सारे सब्सटेंस थे उनको सेपरेट करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते थे भाई, रिफाइनिंग। क्या बोलते थे, रिफाइनिंग, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। हमने एक रिफाइनरी मशीन भी वहाँ पे देखी थी एक फिगर में। अब है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, व्हीकल के लिए भी पढ़ के आए हैं, जो लेस पोल्यूट करता है हमारी एनवायरनमेंट को, तो वो क्या है, सीएनजी। और सीएनजी को क्या बोलते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब है फिफ्थ हमारा क्वेश्चन, टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे रखी है, बच्चों वाले काम है ये लगाने हैं आपने, कौन सी चीज़ जो है करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सब अब है भाई, फोसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या फोसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं, नहीं। हमने जब चैप्टर रीड किया तब देखा था ना, बूजो ने क्वेश्चन किया था कि क्या इनको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, तो हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो ये कैसा है भाई, फॉल्स है। इस पे फॉल्स पे आप टिक कर देना। फिर है सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। क्या पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूट करती है सीएनजी हमारे एनवायरनमेंट को, नहीं। पेट्रोल की जगह तो हम अभी सीएनजी को यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही क्लीन, नीट और क्लीन फ्यूल है, और बिल्कुल ही जो हमारा एनवायरनमेंट इससे सेफ रहेगा। तो हम पेट्रोल की जगह किसको यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी को। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पोल्यूटिंग करती है सीएनजी पेट्रोल से ज़्यादा, तो ये तो क्या हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, कोक क्या था, एक टफ पोरस ब्लैक कलर का सब्सटेंस था, और वो प्योर फॉर्म थी कार्बन की। कहाँ कहाँ पे काम आ रहा था वो, थोड़ा रिकॉल करो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और किस किस में काम आ रहा था, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कोक काम आ रहा था। तो ये क्या है भाई, ट्रू है ये स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की कोक। क्या फिर क्या है, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। क्या कोल तार बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है, हाँ हमने पढ़ा था 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है, उससे भी ज़्यादा का। तो ये क्या है, ये भी ट्रू है। फिर है कैरोसिन इज नॉट ए फोसिल फ्यूल। क्या कैरोसिन एक फोसिल फ्यूल नहीं है, नहीं, कैरोसिन तो एक फोसिल फ्यूल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आई होप आपको हो गए होंगे ये क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई फोसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। बताओ फोसिल फ्यूल एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये करते हैं हम हेल्प बुक की हेल्प से।
Fossil fuel are formed from remains of dead organism and it took millions years to get these organism converted into fuels. Of course, फॉसिल फ्यूल्स को बनते किससे हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से। और कितना टाइम लेते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए। द नोन रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड सो दीज आर एग्जॉस्टिबल। तो जो इनकी रिसोर्सेज हमारे लिए वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं और डे बाय डे हम इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे तो एक दिन ये बिल्कुल कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल क्या है? एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। फिर 7th क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज़ ऑफ कोक। कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और उसके यूज़ बताने हैं। कोक कैसा था भाई? टफ था, पोरस था नेचर में, उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, और इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का बना है तो ऑफकोर्स ये पुअर कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब इसके यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को बनाने में, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट को बनाने में कोक काम आता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटाइलिन गैस। एसिटाइलिन गैस को मैन्युफैक्चर करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज़ होता है, उसको बनाने के लिए भी कोक काम आता है। एसिटाइलिन गैस इज बेसिक रा मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए रा मटेरियल कौन सी गैस होती है? एसिटाइलिन गैस। और पीवीसी को भी बनाने के लिए तो उसमें भी ये काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट फ्यूल। वाटर गैस को बनाने के लिए, बहुत सारी प्रोड्यूसर गैस को बनाने के लिए भी ये जो है कोक यूज़ होता है। वाटर गैस इज़ नॉट ए सिंगल गैस। वाटर गैस कोई सिर्फ एक सिंगल गैस नहीं है, वो मिक्सचर होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर ओवर रेड हॉट कोक। जो प्रोड्यूसर गैस है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है? हम कंट्रोल अमाउंट में एयर को पास करवाते हैं, किसके ऊपर से? रेड हॉट कोक के ऊपर से। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस इज इन फैक्ट ए मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। और प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है? 1 पार्ट तो किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, और 2 पार्ट्स किसका? नाइट्रोजन। मतलब कि 1:2 में होता है। 1 में कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन गैस किस में है? 2 रेशियो में है। ठीक है। तो 1:2 में होता है ये। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल लाइक कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, टिन एक्सेट्रा फ्रॉम देयर ओर्स। पढ़ा था ना हमने, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है कोक। तो बहुत सारी मेटल को हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, लेड है, टिन है, इनको इनके ओर से अलग करने में भी कोक काम आता है। सिंस कोक डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, ये कोई स्मोक धुआं प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये भी एक हाउस होल्ड फ्यूल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब हमने कोल की जो है फॉर्मेशन पढ़ ली, अब पढ़नी है हमने पेट्रोलियम की। वही सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, ये सी डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है। ठीक है। Petroleum is formed from the bacterial decomposition of remain of animals and plant which got buried under the sea. sea के अंदर जितने भी plants और animals हैं वो buried हो गए, उनको millions of years लगे, तो उनके decomposition से क्या बनता है भाई? पेट्रोलियम। When these organisms died, they sank to the bottom and covered by sand and clay. और जैसे जैसे ये डाई करते गए, बॉटम में जाके सिंक कर गए और किससे कवर हो गए? सैंड और क्ले से। ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सारे साल के बाद, दीज रिमेन्स गोट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम ऑयल बाय हीट। और ज़्यादा टेम्परेचर और हीट के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम ऑयल के अंदर। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कैटालिटिक एक्शन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स का एक्शन होता है वहाँ पे, उसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए? डिकम्पोज होके पेट्रोलियम में। फिर है दीज हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म्ड रोज थ्रू पोरस रॉक अंटिल दे वर ट्रैप्ड बाय इम्प्रीवियस रॉक्स फ्रॉम फॉर्मिंग एन ऑयल ट्रैप। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द सर्फेस ऑफ पेट्रोलियम गैस। हमने ये भी पढ़ा था, जो अंदर इम्प्रीवियस रॉक्स होती हैं उनसे जो है, जो उसमें क्वेश्चन भी था ना कि ऑयल जो और जो गैस है वाटर के ऊपर रहते, क्योंकि ये इमिसिबल है, एक दूसरे में घुलते नहीं है और हल्के होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ मिलते हैं हमें। ठीक है। फिर है 9th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. Show the data in the form of graph. Plot shortage percentage for the years on y-axis and years on the x-axis. यहाँ पे शॉर्टेज दिखा रखी है भाई, पावर की, बिजली वगैरह की। तो
ग्राफ के थ्रू हमने ये शो करनी है कौन से ईयर में कौन कितनी परसेंटेज हमें पावर मिली थी। यहाँ पे ये दिखा रखा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ठीक है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है तो आपको करना है कि भाई जो कौन कौन से ईयर में कितनी शॉर्टेज थी, कितनी पावर मिल रही थी हमें, वो शो कर रखी है। ठीक है, इसी के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और फिर भी ना आए कोई टॉपिक तो आप बता देना टॉपिक का नाम, उसको दोबारा कर लेंगे। तो कर लेना भाई इसको, और कुछ ना समझ में आए तो बता देना। ठीक है, बाय।